नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ जीएस एकेडमी भागलपुर में। तो चलते हैं आज के लिए। आज एसएससी जीडी के नए सेशन से शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से, जो कि हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है, पूछा ही जाता है। तो चलिए चलते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र आता है। अगला चलते हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों या क्षेत्रों की सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित है। यानी कि राज्यों का अगर निर्माण होगा तो वो अनुच्छेद 3 में संशोधन करके या उसमें नाम में परिवर्तन होगा या फिर उसके सीमाओं में परिवर्तन होगा, तो अनुच्छेद 3 में संशोधन करना होगा। अगला चलते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों में कुछ जोड़ना है या घटाना है, तो उसके लिए अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता यानी कि हर एक नागरिक के लिए समान कानून होगा। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता दिया गया है, यानी कि हर एक नागरिक को सरकारी नौकरियों में समानता दिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि इसके अंदर बोलने की स्वतंत्रता, कहीं जाने आने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19 में दिया गया है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 25 में चलते हैं तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, मन चाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने मन चाहे व्यवसाय को भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने, यानी कि मदरसा स्थापित करने या फिर उसके प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31C में कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या किया गया है। कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या किया गया है। अगला चलते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपचार, यानी कि अनुच्छेद 32 में रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और ये रीट जो है कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार का रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 38 आते हैं तो 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो अनुच्छेद 40 आता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। उसके बाद अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगा। उसके बाद अनुच्छेद 45 में चलते हैं तो अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 45 में जो है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है वो अब
यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 21 के ए में, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कर दिया गया है, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 46 में। तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला चलते हैं अनुच्छेद 51A। 51A में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, अभी वर्तमान में। आगे चलते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी कि वो किसी को भी मृत्युदंड से बचा सकते हैं। अगला चलते हैं अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किया गया है, जो कि कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अगला चलते हैं अनुच्छेद 110 में, तो धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि बजट को दर्शाया गया है। बजट 112 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो 213 के अंतर्गत जारी करते हैं। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां हैं। 148 में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक और 149 में उनकी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में क्षमादान को कम करने, टालने, निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई थी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता हैं। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 168 पे आते हैं,
तो अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों की रचना का अनुमूलन है। 168 में विधानमंडल और 169 में विधान परिषद हैं। 168 में विधानमंडल और 169 में विधान परिषद हैं। आगे चलते हैं। आते हैं अनुच्छेद 170 पर। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना है। राज्यों में विधानसभाओं की संरचना, तो 168 में विधानमंडल आता है, 69 में विधान परिषद और 70 में विधानसभा। उसके बाद 172 में चलते हैं, तो राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि दिया गया है। अगला चलते हैं अनुच्छेद 173 में, तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता है। अनुच्छेद 174 पे राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन दिया गया है। अनुच्छेद 174 में राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन दिया गया है। अनुच्छेद 178 में चलते हैं, तो विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता की शक्तियों को दिया गया है। अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता की शक्तियाँ और विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाया गया है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य बजट के बारे में दिया गया है। और देश के बजट के बारे में 112 अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अगला चलते हैं अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 213 चलते हैं, तो राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 212 में राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश है। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश और राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 123 में था, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 214 में आते हैं, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 217 में आते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तों को दिया गया है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे उनके क्या शर्त होंगे उसको दर्शाया गया है। अनुच्छेद 226 चलते हैं, तो उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 243 बी में पंचायत का गठन
243C में पंचायतों की संरचना और 243G में पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियों का अधिकार दिया गया है। उसके बाद 243K में पंचायतों के चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243K में पंचायतों के चुनाव के बारे में। आगे चलते हैं 249। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 262 के अंदर चलते हैं तो 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटी के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय किया गया है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। उसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275 चलते हैं तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया गया है। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ के से अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियाँ दिया गया है। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 300 के ए में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। यानी कि अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार है, जो कि एक मौलिक अधिकार था, उसको हटा के अनुच्छेद 300 ए में ला दिया गया है, जिसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 311 चलते हैं। अनुच्छेद 311 में संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं के में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी, बर्खास्तगी इत्यादि के बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 311 में संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्ति के रैंक में कमी, बर्खास्तगी इत्यादि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 312 में चलते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में आते हैं तो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, यानी 315 में यूपीएससी दिया गया है। यूपीएससी के बारे में अनुच्छेद 315 में दिया गया है। उसके आगे चलते हैं अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग का कार्य 320 में दिया गया है। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिया गया है। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिया गया है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 324 में। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन को दिया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में सीट को आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 335 में चलते हैं तो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 352 में चलते हैं तो आपात की उद्घोषणा है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, क्योंकि राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है। अगला चलते हैं 365। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत है। अनुच्छेद 368 में चलते हैं। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान के अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान किया गया है। तो आप लोग ऋषभ जीएस एकेडमी भागलपुर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।